हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ आरती यादव। और कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे। ओके, बायोमोलिक्यूल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेल कंप्लीट कर चुके हैं, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करेंगे और आज हम एनिमल किंगडम की इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। एनिमल किंगडम के इंट्रोडक्शन की क्लास देखने के बाद आपके सारे ही फाइलम से, चाहे वो नॉन कॉर्डेटा हो या कॉर्डेटा हो, आपको 10 से 15 पॉइंट सबके बारे में पता होगा। फाइलम पढ़ने से पहले ही आपको ये सारी चीजें 10 से 15 पॉइंट्स पता होंगी सारे ही फाइलम के बारे में। ठीक है, तो इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास देखनी बहुत जरूरी है। इसे अगर आपने देख लिया तो फाइलम को पढ़ते समय आपको बहुत ही इजी लगेगी, सारे ही फाइलम बहुत ही इजी लगेंगे, चाहे आप नॉन कॉर्डेट्स को पढ़ेंगे चाहे आप कॉर्डेट्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आसानी से वीडियो मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। ओके, तो सबसे पहले बात यह है कि एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन जो किया गया है, एनिमल किंगडम का क्लासिफिकेशन करने की क्या जरूरत पड़ी। नेचर में लगभग 2 मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं, जिन्हें हम अलग अलग एनिमल्स के बारे में याद तो नहीं रख सकते, अलग अलग एनिमल्स के बारे में याद तो नहीं रह सकते, इतने सारे एनिमल्स हैं। इसलिए हमने जिसके फीचर सेम देखे, जिसके फीचर सेम लगे, उन्हें एक एक फाइलम में रखते गए। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने जो पूरे ही ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें 5 किंगडम में क्लासिफाई किया, जिसमें से एक किंगडम है एनिमेलिया, जिसे हम जूलॉजी में पढ़ेंगे आज, एनिमेलिया किंगडम को। ओके, तो इस किंगडम में देखिए, किंगडम एनिमेलिया को हम मेटाजोआ भी कहते हैं। मेटाजोआ मतलब इसमें हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट फाइलम जो होता है हमारा प्रोटोजोआ होता है, बट प्रोटोजोआ में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। यूनिसेलुलर, एक ही सेल की बनी हुई बॉडी होती है, इसलिए आर.एच. व्हिटेकर साहब ने उन्हें किस में रख दिया, प्रोटिस्टा किंगडम में रख दिया। तो यहाँ पे हम प्रोटोजोआ को नहीं पढ़ेंगे, यहाँ हम डायरेक्टली पढ़ेंगे मल्टी सेलुलर एनिमल्स को, जो कि किस में आते हैं, मेटाजोआ में आते हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब यहाँ पे टिश्यू के लेवल पे देखेंगे हम कि टिश्यू किस में प्रेजेंट है, टिश्यू किस में एब्सेंट है। यहाँ पे देखिए, इसे मेटाजोआ को 2 सब किंगडम में डिवाइड किया गया। फर्स्ट किंगडम इज पैराजोआ एंड सेकेंड इज यूमेटाजोआ। पैराजोआ और यूमेटाजोआ। पैराजोआ में देखिए, जो एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनी हुई है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इसमें, लेकिन उनकी बॉडी में टिश्यू नहीं पाया जाता, टिश्यू एब्सेंट है। ठीक है, और इसमें कौन आते हैं, पोरीफेरेंस। पोरीफेरेंस को क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस भी कहते हैं। तो स्पंज या पोरीफेरा किस में आएगा, पैराजोआ में आएगा। ओके, और पोरीफेरेंस कैसे होते हैं, मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स हैं। कैसे, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं। अब देखिए यूमेटाजोआ में क्या आता है। यूमेटाजोआ में पोरीफेरा के बाद जितने भी फाइलम हैं, जैसे सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा को हम नाइडेरिया भी कहते हैं, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सारे ही फाइलम्स किस में आएंगे, यूमेटाजोआ में आएंगे। क्यों, क्योंकि इनमें टिश्यू प्रेजेंट है, और टिश्यू कई जगह टिश्यू मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गेन बना रहे हैं, ऑर्गेन मिलकर क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। इसका मतलब इसमें टिश्यू प्रेजेंट हैं, तो ये किस में आएंगे, यूमेटाजोआ में आएंगे। अब देखिए, जैसे जैसे हम सीलेंट्रेटा से कॉर्डेटा की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे हम क्या देखते हैं कि एनिमल्स जो है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं। ओके, जो सीलेंट्रेटा एनिमल है उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा टीनोफोरा, फिर टीनोफोरा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमल पाए जाएंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज फाइलम में, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स पाए जाएंगे एस्केल्मिन्थीज में, ऐसे ही एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। कॉर्डेटा जिसमें हम लोग आते हैं।
ओके, समझ में आया? तो हमें ये सारे ही एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। यहां से देखिए ये पूरे ही पोरीफेरा को लेकर और यहां तक हेमिकॉर्डेटा तक सब क्या है, नॉन कॉर्डेट हैं। क्या है, नॉन कॉर्डेट हैं। पहले हम नॉन कॉर्डेटा को पढ़ेंगे, बाद में हम कॉर्डेटा को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नॉन कॉर्डेटा की स्टडी करेंगे। ओके, आगे देखिए। तो इंट्रोडक्शन में, आज की इंट्रोडक्शन क्लास में हमें क्या करना है कि हमें ये देखना है कि किस किस बेसिस पे सारे ही फाइलम के एनिमल्स को बांटा गया है। जैसे कोई एनिमल्स हैं जिसमें केवल सेल्स परफॉर्म कर रही हैं सारे काम, है ना। कोई एनिमल्स है जिसमें सिर्फ सेल्स पाई जा रही हैं। कोई एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें कई सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बना लिया उन्होंने, और टिश्यू सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। कोई कोई एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें टिश्यू, कई सारे टिश्यू मिलकर ग्रुप ऑफ टिश्यूज बनाते हैं ऑर्गन, ठीक है। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिसमें ऑर्गन 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 मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि बॉडी कैसी कैसी है जिसके आधार पर फाइलम्स को बांटा गया है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसकी बॉडी, किसकी बॉडी में सेलुलर लेवल है, सेल्स अपना परफॉर्म कर रही हैं सारे काम। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, किसमें, पोरीफेरेंस में। पोरीफेरेंस में कई सारी सेल्स जो हैं अलग अलग काम कर रही हैं। लेवर ऑफ डिवीजन पाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। कई सारी सेल्स से मिलकर इनकी बॉडी बनी हुई है पोरीफेरेंस की, और कई सारी सेल्स अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रही हैं। ओके, पोरीफेरा में आप याद रखिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये। बट यहाँ पे टिश्यू प्रेजेंट नहीं होगा। अलग अलग सेल्स तो हैं, कई सारी सेल्स हैं, लेकिन सेल्स ने ग्रुप नहीं बनाया। सेल्स अगर ग्रुप बना लेंगी और ग्रुप बनाकर काम करने लग जाएंगी तो वो क्या कहलाएगा, टिश्यू कहलाएगा। बट यहाँ पे टिश्यू नहीं प्रेजेंट है, पोरीफेरेंस में टिश्यू प्रेजेंट नहीं है। ओके, अब देखिए टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल में क्या है, कई सारी सेल्स मिलकर एक साथ टिश्यू बना लिया और दूसरी तरह की सेल्स मिलकर अलग टिश्यू बना लिया। अब ये अलग अलग टिश्यूज अलग अलग काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, तो उस ऑर्गेनिज्म में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। कई सारी सेल्स ग्रुप बना लेंगी और ग्रुप बनाकर क्या बना लेती हैं, वो टिश्यू बना लेती हैं, ठीक है। टिश्यू बना लिया इन्होंने। अब टिश्यू अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करता है। किसमें, हमें याद रखना है कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें पाया जाता है, तो सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, ध्यान रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑर्गन लेवल, अब कई सारे टिश्यूज मिलकर क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यूज फॉर्म ऑर्गन बना लेते हैं। सिर्फ अभी ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाए, केवल ऑर्गन्स बने हैं, ठीक है। तो ऑर्गन लेवल किस में प्रेजेंट होगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। एक ही फाइलम है जिसमें ऑर्गन लेवल पाया जाता है, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसे क्या कहते हैं, फ्लैट वर्म्स कहते हैं। प्लेट के जैसे ये कैसे होते हैं, फ्लैट होते हैं, फ्लैट वर्म्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एस्केल्मेंथीज ऑनवर्ड। एस्केल्मेंथीज से लेकर आगे जितने भी फाइलम हैं उसमें क्या प्रेजेंट होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा। ऑर्गन्स मिल के ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं इसमें, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कई सारे सिस्टम प्रेजेंट होंगे। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसमें प्रेजेंट है, एस्केल्मेंथीज से स्टार्ट करके एस्केल्मेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सभी में ही क्या प्रेजेंट होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल प्रेजेंट होगा। ध्यान रखिएगा, अगर हम कह दें यहीं से क्वेश्चन बना लें कि फर्स्ट टाइम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में प्रेजेंट था, किस में प्रेजेंट है, पहली बार ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में पाया गया, तो
एस्केल्मेंथीज में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऑर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिन्थीज में। ओके, क्लियर है। आगे देखिए अब उसके बाद हम देखते हैं कि बॉडी प्लेन के बेसिस पर कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। बॉडी प्लेन के बेसिस पर फाइलम को कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है ये देखते हैं। पहला, सेल्यूलर एग्रीगेटेड। सेल्यूलर एग्रीगेटेड बॉडी किसकी है? अभी हमने देखा पॉरीफेरा की। पॉरीफेरंस को स्पॉन्जेस भी कहते हैं। अब ये पॉरीफेरा में जो स्पंज हैं उनकी बॉडी कैसी होती है? मल्टी सेल्यूलर होती है, कई सारी सेल्स होती हैं इनकी बॉडी में जो कि अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। तो बॉडी किसकी बनी होती है? इसमें सेल्स की बनी होती है पॉरीफेरेंस में। ओके, अब सेकंड बॉडी प्लान क्या है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान जो है उसमें देखिए क्या होगा, बॉडी में केवल एक ओपनिंग होगी। ये देखिए बॉडी में केवल एक ओपनिंग होगी, वही क्या करेगी? इंजेशन का काम भी करेगी, फूड के इंजेशन का काम भी करेगी वही ओपनिंग, और वही क्या करेगी? एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर करने का काम भी करेगी। ठीक है, वन ओपनिंग, सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट है। अगर हम खाना खाते हैं ये जिनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान है, वो फूड भी इसी ओपनिंग से जाएगा अंदर, और उन्हें एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालना है तब भी वो इसी ओपनिंग से बाहर निकलेगा। इस टाइप की बॉडी प्लेन को क्या कहते हैं? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे जो एग्जाम्पल है आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल क्या है इसका? सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। ओके, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, तीनों में ही क्या प्रेजेंट है? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन। ओके, और इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। यहां पे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कब होता? जब माउथ और एनस प्रेजेंट होते। माउथ से हम खाते और एनस से एक्सक्रीटरी मटेरियल को बाहर निकालते हैं, है ना। तो एलिमेंट्री कैनाल में अगर माउथ और एनस दोनों ही चीजें प्रेजेंट हैं तभी वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। बट यहाँ पे तो एक ही क्या है? ओपनिंग है, सिंगल ओपनिंग है, तो इसलिए यहाँ पे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है। ओके, ध्यान रखिएगा। फाइलम के बारे में जरूर ध्यान रखिए कि कौन से फाइलम में क्या प्रेजेंट है। जैसे सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, इन तीनों ही फाइलम में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन है। ध्यान रखिए, याद कर लीजिए इसे बिल्कुल अच्छे से। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन मतलब इसमें आउटर ट्यूब जो है वो बॉडी वॉल है और इनर ट्यूब क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। ओके, देखिए जैसे यहां पे अगर मैं एक पर्सन बना दूं ऐसे ही रफली डायग्राम, देखिए बॉडी वॉल, ये हमारी क्या है? बॉडी वॉल, और एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एक ट्यूब है, और बॉडी वॉल क्या है? पूरी बॉडी क्या है? एक ट्यूब की तरह ही दिखती है। तो ट्यूब विद इन ट्यूब, एलिमेंट्री कैनाल बॉडी के अंदर है, दूसरी ट्यूब के अंदर, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन। ओके, यहां पे देखिए जैसे ये दिखाया गया है मैंने, ये देखिए ये क्या है? बॉडी वॉल, और यहां पे ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल। अब इस वाले एलिमेंट्री कैनाल में देखिए दो ओपनिंग दिखाई दे रही है हमें। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ के लिए ये जो एक ओपनिंग है वो माउथ है, और अदर ओपनिंग इज एनस। तो यहां पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन जहां पे भी होगा वहां कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। ओके, और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन हमें कहां से देखने को मिला? एस्केल्मेंथीज ऑनवर्ड। एस्केल्मेंथीज से लेकर कॉर्डेटा तक सभी में ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन प्रेजेंट होगा। एस्केल्मेंथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सभी में ही क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन है। हमारे अंदर भी क्या है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन है। ओके, ऐसे ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए, अब हम देख लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बेसिस पर कैसे कैसे फाइलम को डिवाइड किया है। सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं।
दो तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेशन मतलब ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर ब्लड कैसे कैसे सर्कुलेट हो रहा है जिससे कि ऑक्सीजन हमारे बॉडी तक पहुंचती है और सारे बॉडी ऑर्गन से ऑक्सीजन कहाँ तक पहुंचेगी, हार्ट तक पहुंचेगी, ये सब इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम में आता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेसेस, ओपन स्पेस में ब्लड फ्लो करता रहता है ऐसे ही। क्यों? क्योंकि कैपिलरीज एब्सेंट होती हैं। जहां पे भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा वहां पर कैपिलरीज एब्सेंट होंगी। कैपिलरीज एब्सेंट होंगी तो ऑर्गन्स जो होते हैं वो गेट बाथड इन ब्लड, ब्लड में ही नहा रहे होते हैं ऑर्गन। देखिए जैसे यहाँ पे कहीं पे ब्लड इकट्ठा है और इसी में ही ऑर्गन ऐसे ही बात कर रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे कैपिलरी प्रेजेंट है ही नहीं। ओके, तो देखते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहां कहां प्रेजेंट है। लीचेस में, लीचेस को क्या कहते हैं, हिरोडिनेरिया। लीचेस एनेलिडा में पाया जाता है ना, ये बात ध्यान रखिएगा। एनेलिडा की बात करें तो एनेलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है एक्सेप्ट लीचेस, एक्सेप्ट हिरोडिनेरिया। लीचेस में क्या होगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, और आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। मोलस्का, मोलस्का फाइलम में भी जितने एनिमल्स होते हैं सभी में ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोडा क्लास जो है इसकी, उसमें ऑक्टोपस, लोलिगो ये सब आते हैं, उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। जो एक्सेप्शन होगा वही इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि अगर एनिलिडा की बात करें तो एनिलिडा में क्या होता है, एनिलिडा में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट एनिलिडा के अंदर ही लीचेस आता है, लीचेस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहां से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा। अब मोलस्का की बात करें तो मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बट इसमें एक क्लास होती है सिफेलोपोडा जिसमें ऑक्टोपस वगैरह आते हैं, तो ये इस सिफेलोपोडा क्लास में क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। ये सब ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और कहाँ है, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन दोनों में ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। ठीक है, लीचेस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, यूरोकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा, इन सब में ही प्रेजेंट है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। बट यहां पे आपको ध्यान रखना है सिफेलोपोडा में क्लोज्ड और लीचेस में ओपन है, बट एनिलिडा में क्लोज्ड है। ओके, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड फ्लोज इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा ब्लड। तो यहाँ पे जो ऑर्गन है वो डायरेक्टली बात नहीं करेंगे ब्लड में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह जो होगा वो उन्हें कैपिलरीज से लेना पड़ेगा ऑर्गन्स को। यहाँ पे टिश्यूज को कैपिलरी से ऑक्सीजन का क्या एक्सचेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली ब्लड से कुछ नहीं होगा, ब्लड डायरेक्टली ब्लड में बात नहीं कर रहे होंगे ऑर्गन। ओके, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या कहेगा, एनेलिडा एक्सेप्ट लीचेस, बता ही दिया है मैंने, लीचेस में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सिफेलोपोडा, मोलस्का में केवल एक क्लास है सिफेलोपोडा जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। और कॉर्डेटा, कॉर्डेटा यानी कि हम लोगों में और मैमल्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, इन सभी में ही क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन सिमेट्री के बेसिस पे। सिमेट्री देखते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स में कैसी कैसी सिमेट्री पाई जाती है। एसिमेट्रिकल, कौन होते हैं एसिमेट्रिकल, पोरीफेरेंस। पोरीफेरेंस में कौन आते हैं, स्पंजेस आते हैं। अब देखिए मान लीजिए स्पंजेस की ऐसी मैंने बॉडी बना दी, अब ये एसिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि इसे किसी भी प्लेन से काटोगे ये बराबर इक्वल हाफ में नहीं कट सकता, तो ये एसिमेट्रिकल है। ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स ओनली बाय वन प्लेन। एक ही प्लेन से काटें तो वो एनिमल जो है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए, उसे क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है,
इसे मस्का को मैंने बीचों बीच से कट कर दिया, एक ही प्लेन से कट किया, एक प्लेन से कट किया, ये दो इक्वल हाफ्स में बट गया, एक आई इधर एक आई इधर, लेग इधर ये लेग इधर, और विंग इधर विंग इधर, यानी कि क्या है, ये दो इक्वल हाफ्स में बट रहे हैं एक ही प्लेन से, यानी कि ये क्या शो कर रहे हैं, बाइलेटरल सिमेट्री शो कर रहे हैं। ओके, रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय मेनी प्लेन्स, एक प्लेन से नहीं कई प्लेन से काटोगे तब भी इक्वल हाफ्स में बॉडी उनकी बढ़ जाएगी, उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री। जैसे कि यहां पे देखिए, ये ले ली हमने स्टारफिश, इसे क्या किया हमने, कई इक्वल हाफ से कट किया, देखिए कई प्लेन से कट किया, मान लीजिए इस प्लेन से कट किया तब भी ये इक्वल हाफ में कट हो रहे हैं, अगर इस प्लेन से कट किया तब भी ये इक्वल हाफ में कट हो जाएगा। ओके, तो कई प्लेन से कट करने पर इक्वल हाफ्स में, टू इक्वल हाफ्स में अगर ऑर्गेनिज्म बट रहा है, यानी कि उसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री है। ओके, ध्यान रखिएगा। अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से फाइलम में क्या क्या सिमेट्री प्रेजेंट है। सिमेट्री तो समझ गए आप लोग, बाइलेटरल सिमेट्री मतलब वन प्लेन से कट करने पर टू इक्वल हाफ्स में बटे, रेडियल सिमेट्री का मतलब मेनी प्लेन से कट करने पर टू इक्वल हाफ्स में बॉडी बट रही है तो रेडियल सिमेट्री। एसिमेट्रिक का मतलब किसी भी प्लेन से कट कर लो टू इक्वल हाफ्स में बॉडी नहीं बटेगी। ओके, एसिमेट्रिकल क्या है, पोरीफेरेंस, जिसमें स्पॉन्जेस भी आएंगे। अब बाइलेटरल सिमेट्री कहां कहां प्रेजेंट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। एक क्वेश्चन बताऊंगी जो बहुत आता है और इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहले हम रेडियल सिमेट्री देख लेते हैं। पोरीफेरा के बाद क्या आते हैं, सीलेंटेटा, टीनोफोरा आते हैं, है ना। तो रेडियल सिमेट्री देख लेते हैं। रेडियल सिमेट्री कहां प्रेजेंट है, सीलेंटेटा में, टीनोफोरा में। सीलेंटेटा में हमारा हाइड्रा भी आता है ना, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, इन दोनों में रेडियल सिमेट्री है। बट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में भी रेडियल सिमेट्री है। अब बाइलेटरल सिमेट्री देखिए, बाइलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद जितने भी कॉर्डेटा तक फाइलम हैं सभी में ही बाइलेटरल सिमेट्री प्रेजेंट है। चाहे प्लेटीहेल्मिन्थीज हो, एस्केल्मिन्थीज हो, एनिलिडा हो, आर्थ्रोपोडा हो, मोलस्का हो, इकाइनोडर्मेटा हो, कॉर्डेटा हो। इकाइनोडर्मेटा को अभी एक्सेप्शन में रखना आप। इकाइनोडर्मेटा के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है मुझे कि बाइलेटरल सिमेट्री जो प्रेजेंट होती है वो इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में तो प्रेजेंट होती है, इकाइनोडर्मेटा के लार्वा में तो प्रेजेंट है, बट एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होती है। ओके, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट। आगे देखिए, अब हम देखते हैं जर्म लेयर्स के बेसिस पर कैसे कैसे क्लासिफाई किया है फाइलम्स को। तो जर्म लेयर के बेसिस पर दो तरह के एनिमल्स पाए जाएंगे, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है जिसमें टू जर्म लेयर्स प्रेजेंट हो, डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है जिसमें दो जर्म लेयर्स प्रेजेंट हो, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। एक्टोडर्म नाम से ही आप पता लगा लेंगे कि ये आउटर लेयर होगी, एक्टोडर्म आउटर लेयर, एंडोडर्म इनर लेयर। ओके, यहां पे मीजोडर्म प्रेजेंट नहीं होगी। डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होंगे दो जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। बट ट्रिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल होंगे उसमें थ्री जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर्स प्रेजेंट होंगी। ध्यान रखिएगा, एक्टोडर्म आउटर, मीजोडर्म मिडिल में, एंडोडर्म इनर में। ओके, अब देखिए डिप्लोब्लास्टिक में आपको एक चीज याद रखनी है कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोडर्म तो नहीं है, बट एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में कुछ नॉन सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है, सेल की बनी नहीं है, नॉन सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है जिसे क्या कहते हैं, मीसोग्लिया। मीजोग्लिया या मीजोहिल भी कहते हैं इसे, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है। ये कुछ अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है। ओके, तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन से हैं, फाइलम कौन से हैं, ध्यान रखिएगा, पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा। तीन फाइलम ऐसे हैं जो इसमें डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स पाई जाती है। क्या, पोरीफेरा, सीलेंटेटा,
टीनोफोरा। ओके, अब देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में मैंने बताया आउटर लेयर एक्टोडर्म, मिडिल लेयर मीजोडर्म, इनर लेयर एंडोडर्म, तीनों ही लेयर प्रेजेंट होंगी तभी वो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे। तो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन है? प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम हैं सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्टोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सभी यूरोकॉर्डेटा वगैरह सभी किस क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, तीनों जर्म लेयर्स होंगी। ओके, आगे देखिए, इस डायग्राम से समझाती हूं मैं डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या है। देखिए ये वाली लेयर क्या है हमारी? एंडोडर्म, और बाहर की लेयर क्या है? एक्टोडर्म। बीच में नॉन सेल्यूलर मीसोग्लिया प्रेजेंट है, बीच में मीजोडर्म नहीं है। बीच में देख रहे हैं आप अनडिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड है ही नहीं है। अनडिफरेंशिएटेड नॉन सेल्यूलर लेयर प्रेजेंट होती है जिसे मीसोग्लिया कहते हैं, बीच में प्रेजेंट है। यही एनिमल्स इस टाइप की जिसमें जर्म लेयर्स होंगी वो क्या कहलाएंगे? डिप्लोब्लास्टिक। अब देखिए यहां पे इसमें अंदर क्या है? एंडोडर्म प्रेजेंट है, बाहर क्या है? एक्टोडर्म प्रेजेंट है, और बीच में क्या है? बीच में भी आपको क्या दिखाई दे रहा है? डिफरेंशिएटेड दिखाई दे रही है सेल्स वगैरह। और ये क्या है? मीजोडर्म, जिसमें एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म तीनों ही लेयर्स प्रेजेंट हैं, वो क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। और फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कौन है? तो आप ध्यान रखेंगे प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं वो फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल हैं। यहां से प्लेटीहेल्मिन्थीज से स्टार्ट करके आगे तक कॉर्डेटा तक सभी कैसे होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। समझ में आया? आगे देखिए, अब सीलोम के बारे में पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सीलोम के बेसिस पर फाइलम को कैसे कैसे रखा गया है? ए सीलोमेट, सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट। जिसमें सीलोम प्रेजेंट है ही नहीं, सीलोम एब्सेंट है, वो क्या होंगे? ए सीलोमेट। जिसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट है वो क्या होंगे? सीलोमेट। इसे यू सीलोमेट भी कहते हैं, ट्रू सीलोमेट या यू सीलोमेट भी कहते हैं। ओके, और जिसमें फाल्स सीलोम प्रेजेंट है वो किस में आएंगे? स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट। तो ए सीलोमेट पहले देख लेते हैं। ए सीलोमेट मतलब सीलोम एब्सेंट है। कौन कौन सी फाइलम ऐसे हैं जो ए सीलोमेट हैं? तो पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज। पोरीफेरा, सीलेंटेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज सभी क्या है? ए सीलोमेट है। इसे प्लेटीहेल्मिन्थीज को हम ये भी कहते हैं ए सीलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक। हमने अभी देखा कि फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक है प्लेटीहेल्मिन्थीज, बट प्लेटीहेल्मिन्थीज जो हैं वो ए सीलोमेट भी हैं, इसलिए हम प्लेटीहेल्मिन्थीज को ए सीलोमेट ट्रिप्लोब्लास्टिक कह देते हैं, क्योंकि इसके बाद के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सब या तो स्यूडोसीलोमेट होंगे या तो सीलोमेट होंगे। ए सीलोमेट लास्ट ए सीलोमेट यही है प्लेटीहेल्मिन्थीज। आगे देखिए, अब हम पढ़ लेते हैं स्यूडोसीलोमेट। स्यूडोसीलोमेट का मतलब होता है कि वहां पे फाल्स सीलोम प्रेजेंट हो। पहले सीलोम को समझिए आप कि सीलोम होता क्या है, बता देती हूं मैं। देखिए ये है हमारी बॉडी वॉल, ओके, बॉडी वॉल, और इसके अंदर है एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल है ये, और ये बॉडी वॉल है। तो इस बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में कैविटी दिखाई दे रही है आपको, ये कैविटी है दोनों के बीच में। इस कैविटी को ही सीलोम कहते हैं। तो सीलोम इज कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल एंड गट वॉल या एलिमेंट्री कैनाल, इन दोनों के बीच में जो भी कैविटी प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे? सीलोम कहेंगे। और एक क्राइटेरिया और है सीलोम होने के लिए कि ये सीलोम मीजोडर्म से लाइंड होना चाहिए दोनों तरफ से। मतलब ये लाइन जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लाइन बना रही है वो भी मीजोडर्म लाइन होनी चाहिए, और जो बॉडी वॉल की लाइनिंग बन रही है वो भी मीजोडर्म होनी चाहिए।
कवर्ड विद मीजोडर्म विद ऑन बोथ साइड, दोनों साइड से मीजोडर्म से कवर होना चाहिए बॉडी कैविटी, तभी वो सीलोम कहलाएगी। अगर मीजोडर्म से कवर नहीं है बॉडी कैविटी तो वो सीलोम नहीं कहलाएगी। ओके, अब आपको पता चल गया कि सीलोम क्या है। ठीक है, जो बॉडी वॉल होती है और गट वॉल होती है उसके बीच जो कैविटी प्रेजेंट है उसे ही सीलोम कहेंगे। और सीलोम तब तक नहीं कहेंगे जब तक मीजोडर्म के बीच दोनों ही साइड से क्या हो, मीजोडर्म लेयर ना हो, मीजोडर्म होना चाहिए लेयर। ठीक है, आगे देखिए, फाल्स सीलोम स्यूडोसीलोमेट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन होती है वो मीजोडर्म दोनों साइड से नहीं होती, बल्कि यहाँ पे मीजोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। जिसमें भी स्यूडोसीलोम प्रेजेंट होता है उसमें मीजोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, मीजोडर्म लेयर नहीं होती है, पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। किसका फीचर है, एस्केलमेंथीज, जिसमें हम एस्कैरिस को पढ़ेंगे। स्यूडोसीलोमेट इज ए फीचर ऑफ एस्केलमेंथीज, ध्यान रखिएगा, एस्केलमेंथीज। आगे देखिए, अब आ गई हमारी कहानी सीलोमेट की। सीलोमेट कहां से स्टार्ट है, सीलोमेट यानी कि ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम कहां से स्टार्ट है, एनिलिडा से स्टार्ट है। एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम होंगे, एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम होंगे सभी में ही क्या प्रेजेंट होगा, सीलोम प्रेजेंट होगा, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगा। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा सभी कैसे हैं, ट्रू सीलोमेट हैं। आगे देखिए, सीलोम डेराइव किससे होता है, तो ब्लास्टोसील से, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए, अब यू सीलोमेट जो मैंने अभी बताया, यू सीलोमेट या ट्रू सीलोमेट जिसमें सीलोम प्रेजेंट होता है, उसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, साइजोसीलोमेट एंड एंटेरोसीलोमेट। साइजोसीलोमेट एंड एंटेरोसीलोमेट। साइजोसीलोमेट में ट्रू सीलोम कहां से स्टार्ट होगा, एनिलिडा से। ठीक है, ये ट्रू सीलोमेट ही है जिसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, साइजोसीलोमेट, एंटेरोसीलोमेट। साइजोसीलोमेट फॉर्म ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म, मीजोडर्म की स्प्लिटिंग से बनता है साइजोसीलोमेट। एंटेरोसीलोमेट फॉर्म्ड ड्यू टू आउट पॉकेटिंग ऑफ आर्केंटेरॉन, आर्केंटेरॉन की आउट पॉकेटिंग से जो बनेगा वो क्या होगा, एंटेरोसीलोमेट। तो साइजोसीलोमेट में कौन कौन है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एंटेरोसीलोमेट में कौन होगा, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ये इसी के बारे में बता रही हूं मैं, जो अभी बताया ना मैंने आपको, ये सीलोमेट इसी के ही बारे में बता रही हूं मैं आपको। यू सीलोमेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, साइजो, एंटेरो। साइजो में एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, और एंटेरो में इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, यहां से हम समझ सकते हैं जो मैंने अभी बताया, स्यूडोसीलोमेट जो होते हैं एस्केलमेंथीज में, उसमें मीजोडर्मल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। बीच में क्या प्रेजेंट होगी, मीजोडर्म लेयर प्रेजेंट नहीं होगी। ट्रू सीलोम में होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए ये है ट्रू सीलोम। यहाँ पे देखिए, ये एंडोडर्म है, बीच वाला जो ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको, ये एंडोडर्म है। ठीक है, ये एक्टोडर्म है। एंडोडर्म और एक्टोडर्म के बीच में मीजोडर्म ये भी है, मीजोडर्म ये भी है, मीजोडर्म ये भी है, मीजोडर्म ये भी है। और मीजोडर्म और मीजोडर्म के बीच में क्या प्रेजेंट है, कैविटी प्रेजेंट है। यही कैविटी क्या है, सीलोम है। समझ में आया आपको, मीजोडर्म और मीजोडर्म के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट है उसे ही सीलोम कहते हैं। और स्यूडोसीलोमेट में आप क्या देख रहे हैं, मीजोडर्म लेयर तो नहीं है, मीजोडर्म लेयर होती तो ये ट्रू सीलोम हो जाता, बट मीजोडर्म लेयर ना होके मीजोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट हैं, इसलिए इसे स्यूडोसीलोमेट कहा गया, फाल्स सीलोमेट कहा गया, जो कि किसमें है, एस्केलमेंथीज में है। ओके, अब ए सीलोमेट तो ये है, यहाँ पे तो मीजोडर्म की एक ही लाइनिंग पाई जा रही है, और जबकि कैविटी कहाँ होनी चाहिए, मीजोडर्म और मीजोडर्म के बीच में होनी चाहिए कैविटी, तब वो ट्रू सीलोम होगा। समझ में आ गया आपको। आगे देखिए, अब हम देखते हैं सेगमेंटेशन के बेसिस पर, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेगमेंटेशन के बेसिस पर देखिए,
एनिमल्स जो है सेगमेंटेड, सेगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, सेगमेंट कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा। 3 फाइलम ऐसे हैं जहां पर सेगमेंटेड बॉडी पाई जाती है, सेगमेंट में बॉडी बटी होती है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, 3 जगह। एनेलिडा में एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों सेगमेंट पाए जाते हैं। बाहर से भी सेगमेंट दिखाई देगा एनेलिडा में, बाहर से भी सेगमेंट दिखाई देगा और अंदर से भी सेगमेंट होगा, अंदर भी सेगमेंट होगा एनेलिडा की बॉडी में। पूरा जब हम पढ़ेंगे एनेलिडा में लीचेस के बारे में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगी, ठीक है। अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहां पे देखिए आर्थ्रोपोडा में कैसा होगा, आर्थ्रोपोडा में केवल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होता है। कैसा सेगमेंटेशन होगा, केवल बाहर से सेगमेंटेशन होगा। एनेलिडा में बाहर से भी होगा और अंदर से भी सेगमेंट्स होंगे, बट आर्थ्रोपोडा में केवल एक्सटर्नल सेगमेंटेशन होगा, ध्यान रखिएगा। कॉर्डेटा में इंटरनल सेगमेंटेशन होगा, केवल अंदर अंदर सेगमेंट होते हैं। अब हमारी भी बॉडी देख लीजिए कि हमारी बॉडी में कितने सेगमेंट हैं, काफी सारे सेगमेंट में बॉडी बटी है। कोई ऑर्गन अलग है, लिवर है, किडनी है, तो ये सारे सेगमेंट में बटी होती है ना बॉडी। माउथ अलग है और हैंड्स अलग हैं, लेग्स अलग हैं, तो ये सब क्या है, हमारे सेगमेंट्स है ना, तो इसलिए इंटरनल सेगमेंट में बॉडी बटी होती है कॉर्डेटा की। ओके, अब देखिए फाल्स सेगमेंटेशन। फाल्स सेगमेंटेशन किसमें प्रेजेंट होता है, फाल्स सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है टैपवर्म्स में। किसमें प्रेजेंट होता है, टैपवर्म्स में। टैपवर्म्स को हम टीनिया सोलियम कहते हैं, जिसमें प्रेजेंट होता है क्या, फाल्स सेगमेंटेशन। ध्यान रहेगा, इसे स्यूडो सेगमेंटेशन भी कहते हैं, फाल्स सेगमेंटेशन या स्यूडो सेगमेंटेशन। क्यों फाल्स सेगमेंटेशन क्यों होता है इसमें, क्योंकि ट्रू सेगमेंटेशन होने के लिए जो सबसे छोटा सेगमेंट होता है वो बॉडी के पोस्टीरियर एंड पे होना चाहिए। बट टीनिया सोलियम जब हम बनाएंगे तो इसकी बॉडी कुछ ऐसे होती है ना, सेगमेंट में तो बटी होती है। अब इसकी सेगमेंट में बॉडी बटी है, बट इसके पोस्टीरियर एंड पे सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, पोस्टीरियर एंड पे सबसे बड़ा सेगमेंट होता है, जबकि ट्रू सेगमेंटेशन के लिए जो सबसे छोटा सेगमेंट होता है वो पोस्टीरियर एंड पे होना चाहिए। ठीक है, सबसे छोटा सेगमेंट होना चाहिए पोस्टीरियर एंड पे ट्रू सेगमेंटेशन के लिए। बट टीनिया सोलियम में सबसे बड़ा सेगमेंट कहाँ होता है, पोस्टीरियर एंड पे होता है। इनके सेगमेंट्स को प्रोग्लोटिड्स कहते हैं, प्रोग्लोटिड्स कहते हैं। ओके, और ट्रू सेगमेंटेशन के लिए ये भी क्राइटेरिया है कि सेगमेंट के नंबर फिक्स होने चाहिए, बट इसमें सेगमेंट के नंबर फिक्स नहीं होते टीनिया सोलियम में। आगे देखिए, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं आपको। फर्स्ट टाइम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ देखा हमने, फर्स्ट टाइम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वही होगा जहां पे फर्स्ट टाइम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लेन पाया गया, एस्केल्मेंथीज में। ओके, फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, ये तो याद ही हो गया होगा आपको, कई बार बता चुकी मैं अभी, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जहां पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म तीनों ही लेयर प्रेजेंट होंगी, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। फ्लैट वर्म्स जिसमें फैशियोला और ये सब आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोम कहां देखने को मिला, फर्स्ट टाइम ट्रू सीलोम कहां देखने को मिला, एनेलिडा में। इससे पहले स्यूडोसिलोमेट कौन थे, एस्केल्मेंथीज। उससे पहले तो एसिलोमेट हैं सब कुछ। ठीक है, एनेलिडा से लेकर सभी कैसे होंगे, ट्रू सीलोमेट होंगे, सीलोम प्रेजेंट होगा उसमें। आगे देखिए, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फेट ऑफ ब्लास्टोपोर। अब ब्लास्टोपोर के बारे में पहले आपको बताती हूँ, ब्लास्टोपोर होता क्या है। देखिए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान जब जाइगोट बना, जाइगोट से ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान क्या क्या होता है, मोरियोला होता है, गैस्ट्रूला बनता है, मोरियोला बनता है, गैस्ट्रूला बनता है। तो ये है गैस्ट्रूला। गैस्ट्रूला के अंदर जो पोर प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं ब्लास्टोपोर। ठीक है, अब ये जो पोर है वो किसका है, पोर
आर्केंटरॉन का है, ये आर्केंटरॉन प्रेजेंट है। ये आर्केंटरॉन ही आगे चलकर एलिमेंट्री कैनाल बनाएगी, ये आर्केंटरॉन चलकर आगे एलिमेंट्री कैनाल बनाएगी। अब हमें पता है एलिमेंट्री कैनाल में माउथ होता है, एनस भी होता है, माउथ भी होता है, एनस भी होता है। अब ये ब्लास्टोपोर फर्स्ट टाइम क्या बनाएगा? फर्स्ट टाइम अगर माउथ बना रहा है, जिसमें जिन एनिमल्स में ब्लास्टोपोर फर्स्ट टाइम माउथ बना रहा है उसे प्रोटोस्टोम्स कहेंगे उन एनिमल्स को। और जिसमें ये ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा? एनस बनाएगा, पहले एनस बनाएगा, उसे ड्यूटेरोस्टोम्स कहेंगे। इंपॉर्टेंट है कि ब्लास्टोपोर का आगे भविष्य तय करना है कि वो प्रोटोस्टोम्स है या ड्यूटेरोस्टोम्स है। जिन एनिमल्स में ब्लास्टोपोर माउथ बनाएगा पहले, वो क्या होगा? प्रोटियोस्टोम्स होगा, पहले माउथ बन जाएगा। और जिन एनिमल्स में पहले ब्लास्टोपोर एनस बनाएगा वो क्या कहलाएंगे? ड्यूटेरोस्टोम्स कहलाएंगे। तो प्रोटोस्टोम्स के एग्जाम्पल देख लें। प्रोटोस्टोम्स के फाइलम वही होंगे जो कि स्यूडोसिलोमेट और साइजोसिलोमेट में है। स्यूडोसिलोमेट में हमने क्या देखा? एस्केल्मेंथीस। साइजोसिलोमेट में हमने क्या देखा? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ओके, एस्केल्मेंथीस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का सभी क्या है? सभी में पहले माउथ बनेगा, वो सब क्या है? प्रोटोस्टोम्स हैं। बट ब्लास्टोपोर से फर्स्ट टाइम एनस किस में बनेगा? एंटेरोसिलोमेट। एंटेरोसिलोमेट अभी मैंने कौन कौन से बताए, वहां से कोरिलेट कर सकते हैं आप। ये एंटेरोसिलोमेट यहाँ पे मैंने इसलिए लिख दिया कि उसके अंदर जो जो फाइलम्स आ रहे थे वही ड्यूटेरोस्टोम्स में आएंगे। ओके, एंटेरोसिलोमेट किस किस में प्रेजेंट था? इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, वही एग्जाम्पल है किसके? ड्यूटेरोस्टोम्स के भी। यहां से आपको आसानी हो जाएगी, 2 पॉइंट्स आपके तैयार हो जाएंगे एक साथ। चलिए, समझ में आ गया। आगे देखिए डाइजेशन। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे डाइजेशन के बेसिस पे। डाइजेशन देखिए, इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है, कुछ फाइलम में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा जैसे कि पोरीफेरा में। पोरीफेरा स्पॉन्जेस में कैसा डाइजेशन है? सेल के अंदर डाइजेशन होता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और कुछ में क्या होता है? इंट्रासेलुलर के साथ साथ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होगा। वो फाइलम कौन है? सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा। सीलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा दोनों ही फाइलम्स में इंट्रासेलुलर डाइजेशन भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होता है, दोनों टाइप का डाइजेशन है। बट एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज ऑनवर्ड। प्लेटीहेल्मिन्थीज से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन स्टार्ट हो गया। अब प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद एस्केल्मेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मिटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा सभी में ही एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। सेल के बाहर जहां पे एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हुई बननी, इसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज में इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल बन गई ना, मतलब एक पोर तो है प्लेटीहेल्मिन्थीज में, इसलिए यहां पे क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा। ठीक है, समझ में आया आपको? आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास समझ में आती है तो प्लीज लाइक करिए चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारे ही मटेरियल आपको इसी तरीके से पढ़ाऊंगी और आपको अच्छे से रिवीजन करना है। मोस्टली रिवीजन करिए। ओके, ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय बाय।